गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कल अपन पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में फ्रांस की क्रांति, जो तुम्हारे सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में एक इतिहास की जो किताब है उसका पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। यहाँ पे एक निरंकुश राजा था जिसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, लुई सोलवे जिसका नाम था, उसकी निरंकुशता। उस क्रांति के होने के क्या कारण थे? खाने पीने की जो वस्तुएं थी वहाँ बहुत महंगी हो गई, तरह तरह के कर किसान मजदूरों पे लाद दिए गए। ऐसी घटनाएं होने के कारण ये क्रांति होना स्वाभाविक हो गया था। यहाँ पे एक संस्था का गठन किया गया और वो संस्था का नाम था एसेस्ट जनरल। एसेस्ट जनरल एक संस्था थी। क्या थी? एक संस्था थी जो राजनीतिक रूप से, जिसमें तीनों एसेस्ट, प्रथम जैसे मैंने 3 तरह के वर्गों में विभाजित था फ्रांस में, 3 एसेस्ट, जिसमें प्रथम में थे किसान मजदूर। प्रथम में कौन थे? किसान मजदूर। दूसरे में कुलीन और जमींदार। तीसरे में पोप पादरी और चर्च के पोप पादरी। ध्यान रहे, चर्च जो होता है क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का, जिसमें जो पोप होता है वो पूरे विश्व में एक ही है। जहाँ पर ईसाइयों का जो मुखिया जो होता है वो एक ही है पोप। जो पादरी जो होते हैं प्रत्येक चर्च में होते हैं। यूरोप में एक देश है वेटिकन सिटी, सबसे यानी जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा देश है वो। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो गिरजाघर, चर्च वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे रहते हैं ये पोप। तो पोप, पादरी और अमीर, ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। इनमें तीनों एसेस्ट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे इस संस्था में। किसमें? एसेस्ट जनरल संस्था में। तीनों के द्वारा अपने अपने प्रतिनिधि भेजे जाते थे। वहीं ये प्रतिनिधि नए करों को, प्रस्तावों पर मंजूरी देते थे कि नए कर जो लागू किए गए हैं, राजा के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, उनको लागू करना है कि नहीं करना है जनता में। इस संस्था की बैठक का निर्णय भी सम्राट ही करता था। ये फाइनल डिसीजन भी यानी सम्राट के ऊपर ही होता था। वहीं 5 मई 1789 को एसेस्ट जनरल की बैठक हुई। इसमें यह सम्राट के द्वारा यह बैठक बुलाई गई, जिसमें लुई सोलवे ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए एसेस्ट जनरल की बैठक बुलाई। यानी ये इस संस्था को बुलाया उस बैठक में। सॉरी, तो इसमें इस संस्था को बुलाया, एसेस्ट जनरल संस्था को बुलाया। तीनों जो इस संस्था में तीनों थे, ये तीनों वर्ग थे, सम्राट के द्वारा ये बैठक बुलाई गई और इसमें नए करों का प्रस्ताव रखा गया। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। एक देश है वर्साय, वहाँ एक तरह से उस भवन को सजाया गया इस बैठक के लिए। और पहले और दूसरे एसेस्ट ने इस बैठक में अपने अपने 300 यानी इन लोगों ने कितने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। वहीं तीसरे जो एसेस्ट थे
उनके द्वारा 600 कितने 600 प्रतिनिधि भेजे गए जो उनके पीछे खड़े किए गए थे। तीसरे एसेस्ट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। यानी ये कौन थे? समृद्ध और शिक्षित वर्ग थे। किसान, औरत व कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। यानी किसानों को और कारीगरों, औरत और कारीगरों को सभा में आने का अधिकार नहीं था, उनको प्रवेश वर्जित कर रखा था। वहीं तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग, तीसरे वर्ग जो था यह अपने प्रतिनिधियों की मांग कर रहा था, लेकिन उस मांग को सम्राट के द्वारा नहीं माना गया। उसने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस सभा में तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, यानी मतदान के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। जब सम्राट ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एसेस्ट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए उन्होंने विरोध किया राजा का, सम्राट का, और वो सभा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तीसरे एसेस्ट द्वारा नेशनल असेंबली की घोषणा। वहीं अगर बात करें तीसरे एसेस्ट के जो लोग थे, इस वर्ग के जो लोग थे, इसने स्वयं ही, राजा के द्वारा नहीं, स्वयं ही नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। यानी नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। तीसरे एसेस्ट के प्रतिनिधि द्वारा खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट, यहाँ जो एक अंडरग्राउंड जो था टेनिस कोर्ट में जमा हुए, यानी इकट्ठे हुए, बैठक हुई इनकी, और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। राजा की अनुमति इन्होंने नहीं ली और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक हम असेंबली को भंग नहीं करेंगे। यानी तीसरे एसेस्ट के लोगों ने कहा कि जब तक जो निरंकुश जो शक्तियां थी, लुई 16वें जो फ्रांस के जो राजा थे, उनकी शक्तियों को तब तक कम नहीं किया जाएगा, तब तक हम क्या है अपनी नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। और उनका जो नेतृत्व कर रहा था उस असेंबली का, नेशनल असेंबली का जो नेतृत्व कर रहा था, वो दो व्यक्ति थे जिसका नाम था, यानी दो व्यक्ति थे, इनका नाम था मिराबोयो। क्या नाम था उन व्यक्ति का? नेशनल असेंबली की जो इनका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मिराबोयो और आबेसिए, यानी ये दो व्यक्तियों के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। किसका? नेशनल असेंबली का। क्रुद्ध भीड़ द्वारा बास्तील पर धावा। बास्तील एक जगह है, वहां पे बेकरी थी, ये जो ब्रेड वगैरह, फैन टोस्ट वगैरह जो बनते हैं, तो वहां पर फ्रांस में एक पाव रोटी चलती थी, उस पर महिलाओं ने धावा बोल दिया और उसको तहस नहस कर दिया। फ्रांस में ऐसी स्थिति बन गई कि जिसे संभालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कहीं चारों तरफ कहीं भी देखे वहां विद्रोह हो रहे थे। लोग चौराहे पर निकल आए थे अपने अधिकारों की खातिर। औरतों ने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया था। इसी तरफ दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का भी आदेश दे दिया था, यानी उनको आदेश दे दिया कि भाई इन विद्रोहियों को दबाया जाए। इससे क्रुद्ध भीड़ ने बास्तील पर धावा बोलकर इसे नेस्ताबुद कर दिया और किसानों ने अन्न के भंडारों को, एक जगह है बास्तील,
किसानों ने अन्न के भंडार जो स्टॉक किया हुआ था राजा ने, जो क्योंकि वो कृषि का 10वां भाग जो लेता था कर के रूप में, किसानों ने अन्न के भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधित जो दस्तावेज थे कि इतना लगान तुम्हें देना है, सभी किसानों के पास में वो दस्तावेज होते थे, तो उन्होंने उन दस्तावेजों को जला दिया था और कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर वहां से भाग गए। किसान मजदूरों के डर से जो जागीर थे, जिनके पास में ज़्यादा जमीन थी, वो वहां से छोड़कर भाग गए अपनी बड़ी बड़ी जागीरों को, और पड़ोसी देशों में शरण उनने ले ली। वहीं यानी सम्राट के द्वारा तीसरा जो वर्ग था एसेस्ट, तीसरा एसेस्ट जो थे, उनके द्वारा जो नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी, इसको सम्राट के द्वारा इनको मान्यता दे दी गई, यानी इनके द्वारा मान्यता दे दी गई थी। विद्रोही जनता की शक्ति को से घबराकर, यानी जब विद्रोह पूरी तरह से पूरे देश में हो गया फ्रांस में, तो इससे घबराकर राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और लुई 16वें ने अंत में नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, यानी जो सत्ता होगी, यानी राजा सत्ता में सर्वा नहीं होगा, पहले से निरंकुश जो राजा था लुई 16वें, अब ऐसा नहीं होगा, अब संविधान शासन करेगा। इस प्रकार 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया और सभी धार्मिक करों को समाप्त कर दिया गया। जैसे टाइडिक वो कर था जो धार्मिक चर्च पादरियों को देना पड़ता था अप्रत्यक्ष रूप से, वो कर भी समाप्त कर दिया गया। पादरियों को उनके विशेष अधिकार को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो धर्म के नाम पर उन लोगों को लूट रहे थे, और चर्च की स्वामित्व वाली जो भूमि जब्त कर ली गई थी, यानी चर्च के नाम पर इन लोगों ने, पादरियों ने, पोप पादरियों ने, यानी एक तरह से जमीन हड़प रखी थी किसानों की, मजदूरों की, तो उसको यानी एक तरह से खाली करवा दिया गया और वो जमीन किसानों को दे दी गई। आज इतना ही और कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।